हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यह पैनक्रियाज में उपस्थित एंडोक्राइन पार्ट है। तो हम शुरू करते हैं पैनक्रियाज से ही। पैनक्रियाज जो ग्लैंड है ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बॉडी के हिसाब से भी। तो हम शुरू करते हैं। पैनक्रियाज जो है यह मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है। मिक्स्ड ग्लैंड संयुक्त ग्रंथि कहलाती है क्योंकि यह एक्सोक्राइन का भी कार्य करती है और एंडोक्राइन का भी कार्य करती है। इसके अंदर जो पार्ट हैं उनमें से 98 से 99% जो पार्ट है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है और केवल 2% जो पार्ट है इसका इट वर्क्स एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। हमें पता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन जो है वो डक्ट के द्वारा टारगेट वाली जगह तक पहुंचाते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं जो ब्लड के द्वारा जो है टारगेट वाली जगह तक पहुंचाया जाता है और अपना कार्य संपन्न करता है। ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ पर पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन का भी पार्ट होता है और एंडोक्राइन का भी पार्ट होता है। अब हम लेते हैं कि इसमें एक्सोक्राइन वाला पार्ट क्या करता है। एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट है इसका जो 98% भाग बना रहा है वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है और इस डाइजेस्टिव जूस में एंजाइम्स होते हैं और यह एंजाइम्स भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, और एंडोक्राइन वाला जो पार्ट होता है ये हार्मोन सिक्रीट करता है और एंडोक्राइन वाले पार्ट को क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आपके एग्ज़ाम में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी प्रश्न आ सकता है या पैनक्रियाज का डिटेल भी आ सकता है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके और इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, एंडोडर्मल यानी भ्रूण की एंडोडर्म लेयर से इसका डेवलपमेंट होता है। यह कहाँ पाई जाती है, यह ड्यूडिनम यानी ग्रहिणी के बीच में, आमाशय के बाद में, हमारे आमाशय यानी स्टमक के बाद में इंटेस्टाइन शुरू होती है और इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, ग्रहणी या ड्यूडिनम कहते हैं इंग्लिश में। यह यू के शेप का पार्ट होता है और इसमें यहाँ आप देखो, इसमें यह यू के शेप का पार्ट है और इसके बीच में यहाँ उपस्थित है क्या, पैनक्रियाज जो है ये यहाँ से जो डक्ट है ये ओपन होती है ड्यूडिनम में। डक्ट किस में ओपन होती है, ड्यूडिनम में। और यह अपने एंजाइम तब सिक्रीट करता है जब स्टमक से भोजन कहाँ पहुँचता है, ड्यूडिनम में पहुँचता है। ड्यूडिनम अपने आप में कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है, तो उसके अंदर पहुँचे गया जो भोजन है उस भोजन का पाचन किससे हो रहा है, पैनक्रियाज जो एंजाइम सिक्रीट कर रही है वो यहाँ पहुँच रहे हैं ड्यूडिनम में और यहाँ भोजन का मैक्सिमम जो है डाइजेशन होगा। अब इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रिएटिक जो डाइजेस्टिव जूस है इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए और लिपिड को पचाने के लिए। तो अमाइलेस, लाइपेस और प्रोटीएस। अमाइलेस फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड लाइपेस फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड। तो इस तरह से तीनों ही चीज़ों को पचाने के लिए एंजाइम होता है, पैनक्रियाज सिक्रीट करती है जो ड्यूडिनम में पहुंचता है। ये जो जूस है डाइजेस्टिव जूस इसको कहेंगे। ये डाइजेस्टिव जूस अपने आप में कंप्लीट जूस है। कंप्लीट जूस क्यों कहा, जैसे भी मैंने बताया, इट कंटेन्स all the important enzymes which are responsible for the digestion of carbohydrate, protein and lipid. यह एंजाइम एल्कलाइन माध्यम में कार्य करते हैं, क्षारीय माध्यम में करते हैं कार्य। हमें पता है हमारा जो स्टमक है, जैसे ये स्टमक वाला पार्ट है, तो स्टमक के अंदर माध्यम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करती है एसिडिक माध्यम, एसिडिक मीडियम। तो यहाँ तो भोजन का पाचन होगा एसिडिक मीडियम में, लेकिन जब यहाँ से भोजन कहाँ पहुँच जाएगा, ड्यूडिनम में पहुँचेगा, तो यहाँ भोजन के पाचन के लिए एंजाइम चाहिए एल्कलाइन, भोजन के पाचन के लिए मीडियम चाहिए एल्कलाइन। तो यहाँ एल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ हमारे लीवर के अंदर जो गॉल ब्लेडर होता है, गॉल ब्लेडर के अंदर बाइल जूस होता है। तो जहाँ यहाँ पैनक्रिएटिक डक्ट ओपन हो रही है, अपने एंजाइम छोड़ती है
उसी टाइम यहाँ पर बाइल जूस छोड़ा जाता है, पहुँचाया जाता है। किसके द्वारा? गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस है तो वो यहाँ पर जो है पहुँचाया जाता है। इस तरह से जब भोजन स्टमक से कहाँ पहुँचता है? ड्यूडेनम में। तो उस समय अपने आप क्या पहुँच जाता है? बाइल जूस, जो क्षारीय माध्यम प्रदान करेगा। और पैनक्रियाज जो है ये पैनक्रियाटिक एंजाइम या पैनक्रियाटिक जूस, डाइजेस्टिव जूस जो है वो यहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो ये तो कार्य है किसका? पैनक्रियाज के कौन से भाग का? एक्सोक्राइन भाग का, जो जैसे मैंने बताया कितना होता है, 98 से 99%। तो हम यहाँ से वापस लेते हैं। लोकोमोशन बता दिया मैंने। ड्यूडेनम के बीच में कलर कैसा होता है पैनक्रियाज का? पिंक कलर या लाइट येलो कलर का होता है। इसकी कोई फिक्स आकृति नहीं होती है, लेकिन इसकी लेंथ लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन लगभग 50 से 80 ग्राम होता है। अब जैसे मैंने बताया एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा है, यहाँ डायग्राम में देखो आप। एक्सोक्राइन पार्ट, ये जो बाहर की साइड में ये बनाए गए हैं, ये फॉलिकल्स हैं। तो ये फॉलिकल्स क्या कहलाते हैं? एसिनी। तो ये एसिनी वाला जो पार्ट है, इसके अंदर ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये कितना बताया था मैंने? 98 से 99 पार्ट जो है इसका बनाता है। और ये क्या कहलाते हैं? एसिनी। ये एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रिया का, एसिनी, ठीक है। और ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब आप यहाँ पर देखो, इन एसिनीज के बीच में यहाँ बिखरी हुई अवस्था में कुछ सेल्स उपस्थित हैं। ये जो सेल्स हैं, ये लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इनके बारे में हमें जानकारी दी, इसीलिए इनको नाम दिया गया आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस के द्वीप समूह, ठीक है। द्वीप में क्या होता है? बीच में ज़मीन होती है, आसपास में पानी होता है। तो यहाँ पर क्या है? ये बीच में कुछ कोशिकाएं हैं और साइड में चारों तरफ इसके क्या है? एसिनी है, जो एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रिया का। और यहाँ बीच में जो ये सेल्स हैं, ये क्या नाम दिया गया इनको? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये एंडोक्राइन पार्ट बनाते हैं, इसका पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट बनाते हैं, जो मात्र 2% होता है। इसके अंदर यानी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर आपको 4 प्रकार की कोशिकाएं भी जो है इसमें पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ हम ले लेते हैं इसमें कौन कौन सी हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। या तो उसको गामा कह देंगे या क्या कह देंगे? डेल्टा। और इन 3 कोशिकाओं के अलावा, 3 प्रकार की कोशिकाओं के अलावा कुछ पीपी सेल्स यानी पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स भी पाई जाती हैं, जिन्हें नाम दिया गया एफ सेल्स, ठीक है। इनमें जो है, यहाँ मैंने साइड में दिखा रखा है कि कितनी प्रतिशत है और साइज़ के हिसाब से। अल्फ़ा टोटल जो 2% है, तो उसका 75% जो है अल्फ़ा कोशिकाएं हैं। यानी सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सी कोशिकाएं हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में? अल्फ़ा कोशिकाएं। यह बड़ी साइज़ की होती हैं। बीटा कोशिकाएं 20% बीटा कोशिकाएं हैं, जो मध्यम आकार की होती हैं। और तीसरी, जिसे गामा या डेल्टा कोशिका कहते हैं, वो 5% होती हैं और वो छोटी होती हैं साइज़ में। इस तरह से ये बहुत ईजी से हमें याद हो सकता है। अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा या गामा 75%, 20%, 5%, अल्फ़ा लार्जर, बीटा मीडियम और गामा या डेल्टा स्मॉलर इन साइज़ हैं, ठीक है। और ये पीपी सेल्स को एफ सेल्स भी कहते हैं। और पीपी का मतलब क्या है? पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी कर रहे हैं, हमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का अध्ययन करना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं एंडोक्राइन पोर्शन, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल्स, ठीक है। यहाँ लेते हैं हम इन हार्मोन्स के द्वारा, इन सेल्स के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले हार्मोन्स। अल्फ़ा सेल सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन, और अल्फ़ा सेल और बीटा सेल ये जो 2 हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटीगोनेस्टिक है। एंटीगोनेस्टिक यानी विपरीत कार्य करने वाले, विपरीत कार्य करने वाले हैं। पहले हम लेते हैं कि ग्लूकागॉन की संरचना को बताने का श्रेय
किसको जाता है? किम्बेल एंड मुरलिन नामक वैज्ञानिक 1923। और इंसुलिन के संरचना के बारे में जानकारी देने का श्रेय जाता है बेंटिंग एंड बेस्ट 1923, बहुत फेमस नाम है। और इन वैज्ञानिकों को यानी बेंटिंग और बेस्ट को 1923 में इंसुलिन के बारे में जानकारी देने के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज़ से इन्हें सम्मानित किया गया। अब हम लेते हैं जो मैंने बताया कि इन दोनों को यानी ग्लूकागॉन को और इंसुलिन को एंटीगोनेस्टिक हार्मोन क्यों कहते हैं। इससे पहले जो हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड पढ़ी थी उसमें भी ये एंटीगोनेस्टिक शब्द आया था, जो किसमें था? कैल्सिटोनिन हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन, ये दोनों एक दूसरे के क्या थे? एंटीगोनेस्टिक। यानी पैराथायरॉयड हार्मोन तो क्या करता था कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, जबकि कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है। और इस तरह से बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखा जाता है। तो यहाँ इसी तरह से अल्फा सेल करता है सिक्रेट ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है, जबकि इंसुलिन क्या करता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। ये बहुत कॉमन नाम है इंसुलिन। आजकल डायबिटीज़ के बहुत पेशेंट हो रहे हैं और आप लोगों ने सुना होगा डायबिटिक्स जो होते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। इंसुलिन के क्या लेते हैं? इंजेक्शन। तो इंसुलिन क्या कर रहा है? डायबिटीज़ में क्या होता है? शुगर लेवल बढ़ जाता है, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसको कम करने के लिए बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लिए जाते हैं। तो इसका मतलब इंसुलिन का कार्य हमें परमानेंट याद हो जाएगा। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है या शुगर के लेवल को कम करता है। और ग्लूकागॉन क्या करता है? उसके विपरीत ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है। अब आता है अल्फा हो गया, बीटा हो गया। अब गामा या डेल्टा सेल जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये हैं सोमैटोस्टेनिन। और चौथा जो सेल है पीपी सेल, ये सिक्रीट करते हैं पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। जब हम स्टेप बाय स्टेप करके लेते हैं इनका फंक्शन, सबसे पहले हम लेते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन का कार्य। ग्लूकागॉन हार्मोन को हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर भी कहते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, अधिक। हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर यानी जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के मात्रा को बढ़ा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है? ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज़ करता है। तीसरा पॉइंट है इसका केमिकल नेचर। ग्लूकागॉन जो है ये पॉलीपेप्टाइड नेचर का होता है, 29 अमीनो एसिड का बना होता है और यह 29 अमीनो एसिड एक सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं, अ स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका फंक्शन, ग्लूकागॉन का फंक्शन। हमें बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। अब यहाँ आप देखो 3 जो पॉइंट हैं जो मैंने ब्राउन कलर से मेंशन किए हैं। पहला पॉइंट क्या है? ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लूकोनियोजिनेसिस का मतलब होता है, जिनेसिस मतलब होता है बनाना। ग्लूको यानी ग्लूकोज बना रहा है, किससे बना रहा है? अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड जो लीवर में स्टोर है, जो किस में स्टोर है? लीवर में स्टोर है। प्रोटीन का पाचन होने के बाद में वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो अमीनो एसिड जो लीवर में स्टोर है, तो उस अमीनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो हाँ, पहला पॉइंट क्या हो गया? ग्लूकोनियोजिनेसिस को लीवर में प्रेरित करता है, जिसका मतलब क्या हुआ? अमीनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। दूसरा पॉइंट है ग्लूकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब है टूटना और ये है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन टूटेगा। तो ग्लाइकोजन, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर में स्टोर होता है। लेकिन ग्लूकागॉन का क्या कार्य है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना, ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये दोनों ही कार्य यानी ग्लूकोनियोजिनेसिस और ग्लूकोजिनोलाइसिस, ये दोनों ही किस में हो रहे हैं? लीवर में हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों से ही क्या हुआ? ग्लूकोज बना और ग्लूकोज
बना मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तीसरा क्या है, लाइपोलाइसिस यानी लिपिड का ब्रेकडाउन, और लिपिड टूटेगा तो क्या बनेगा उससे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और इस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से भी बाद में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो इस तरह से जो है अब ये जो लाइपोलाइसिस, लिपिड कहाँ स्टोर रहता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यूज़ में, वसा कोशिकाओं में। तो वसा कोशिकाओं में लाइपोलाइसिस को प्रेरित करता है। इस तरह से देखो तीनों जो भोजन के मुख्य चीज़ें थी कौन कौन सी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, है ना। तो तीनों का ही क्या हुआ इसमें, अल्टीमेट इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित करने का कार्य होता है, किसका, ग्लाइकोजन का। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ग्लूकोनियोजिनेसिस को लीवर में प्रेरित करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करता है और लाइपोलाइसिस को प्रेरित करता है। अब यहाँ देखो, यहाँ लास्ट में मैंने क्या मेंशन कर रखा है, यह ऊतकों को ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु देह की आवश्यकता अनुसार शीघ्र एवं अविरल ऊर्जा स्रोत ग्लूकोज उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा गर्मी में जब बहुत कमजोरी महसूस होती है तो अचानक क्या करते हैं कि चलो ग्लूकोज का पानी मिक्स करके पी लें, या और भी अगर होता है दिक्कत तो ग्लूकोज सीधा ड्रिप के द्वारा चढ़ाई जाती है। तो ग्लूकोज क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देने का कार्य करेगा, इसीलिए यहाँ क्या है, शीघ्र एवं अविरल ऊर्जा स्रोत है ग्लूकोज। तो शरीर के अंदर यह यानी ये जो हार्मोन है ये ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु देह की आवश्यकता के अनुसार, जैसे मान लो हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हमें उस समय अधिक एनर्जी की आवश्यकता है। तो उस समय इंस्टेंट एनर्जी के लिए शीघ्र और अविरल ऊर्जा का स्रोत क्या है, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज उपलब्ध करवाता है हार्मोन। ठीक है, अब हम लेते हैं कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। ये हो गया ग्लूकागॉन हार्मोन का फंक्शन। अब हम लेते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट होता है अप्रॉक्सीमेट 6000 और मॉलिक्यूलर संरचना और इंसुलिन नाम कौन से वैज्ञानिक ने दिया, A.F. सेंगर 1953। ये भी बहुत फेमस नाम है। A.S. सेंगर ने 1953 में इंसुलिन जो है टर्म दिया, और फर्स्ट आर्टिफिशियल सिंथेटिक हार्मोन है इंसुलिन, पहला आर्टिफिशियल सिंथेटिक हार्मोन है, यानी आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाने वाला हार्मोन है इंसुलिन। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ह्यूमन इंसुलिन को किसने सिंथेसाइज किया पहले, शैन, TSAN, शैन नामक वैज्ञानिक ने। और ह्यूमन इंसुलिन को कहा जाता है ह्यूम्यूलिन। जैसे मैंने बताया इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल तैयार किया गया इंसुलिन हार्मोन। इसी के इंजेक्शन जो हैं डायबिटिक पेशेंट्स को दिए जाते हैं। अब लेते हैं हम इसमें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है या केमिकल नेचर कैसा है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल में 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, और यह 2 चेन का बना होता है, चेन 1 एंड चेन 2। चेन 1 में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और चेन 2 में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। और यह दोनों जो चेन होती हैं यह आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। तो टोटल कितने अमीनो एसिड का बना होता है एक मॉलिक्यूल इंसुलिन का, 51 अमीनो एसिड का। अब हम लेते हैं इसका फंक्शन में जैसे मैंने बताया जो ग्लूकागॉन का फंक्शन है उसका ऑपोजिट फंक्शन है इंसुलिन का। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या आता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करना, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना या शुगर की मात्रा को कम करना। तो ये हर तरीके से क्या करेगा, जो ग्लूकोज है उसको कम करने का प्रयास करता है। पहला हम लेते हैं इसमें प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है। प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है मतलब प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो एसिड से जुड़कर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब यहाँ जो पहला पॉइंट था ग्लूकागॉन में, यहाँ आपने देखा कि अमीनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, यानी ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित कर रहा है। जबकि इसके उल्टा यहाँ पर क्या है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रेरित कर रहा है, यानी अमीनो एसिड जो प्रेजेंट हैं लीवर में प्रेजेंट है अमीनो एसिड, और जो मसल सेल्स में प्रेजेंट है अमीनो एसिड,
अमीनो एसिड जो लीवर और मसल सेल्स में प्रेजेंट हैं, तो यहाँ यह इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इनको अमीनो एसिड्स को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन में संश्लेषण के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो, इसमें प्रमोट्स लाइपोजिनेसिस, यानी लिपिड बनने के लिए प्रेरित कर रहा है, और इनहिबिट करता है लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस मतलब लिपिड का टूटना। अब ये भी ऑपोजिट हो गया, यहाँ है लाइपोलाइसिस। ग्लूकागॉन तो क्या कर रहा था, लाइपोलाइसिस को प्रेरित करता है, यानी लिपिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है ना। और ये उल्टा काम करता है, इंसुलिन इसके विपरीत क्या करता है, लाइपोजिनेसिस करता है, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है उनसे लिपिड बनाने का कार्य करेगा, और लाइपोलाइसिस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो ये भी इसके ऑपोजिट हो गया कार्य। फिर तीसरा काम, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है, ग्लूकोज नहीं बनने दे रहा है। या तो क्या बना रहा है, प्रोटीन बनवा रहा है उससे, अमीनो एसिड से, है ना, या क्या है, जो लिपिड है, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है उनसे लिपिड बनवा लेगा, लेकिन ग्लूकोज नहीं बनने देगा। तो ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है, ग्लूकोनियोजिनेसिस को इनहिबिट करता है। ग्लूकोनियोजिनेसिस को क्या करता है, इनहिबिट। तो यहाँ जो पहला पॉइंट था, ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करता है, यहाँ क्या है, ग्लूकोनियोजिनेसिस को इनहिबिट करता है। कीटोन बॉडीज़ के निर्माण को प्रेरित करता है, तो कीटोन बॉडीज़ बनेंगी। ठीक है, इसी तरह से ग्लाइकोजिनेसिस को प्रेरित करता है। ग्लाइकोजिनेसिस यानी ग्लाइकोजन बनना। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, जबकि इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए प्रेरित करता है। ये लीवर में और मसल्स में, यानी लीवर में और मसल्स में जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह से यहाँ जितने भी पॉइंट हैं इंसुलिन के फंक्शन के, उनमें आप देखो मुख्य रूप से क्या हो रहा है, ग्लूकोज को कम करना है। तो पहला पॉइंट क्या है, अमीनो एसिड जो है, जो लीवर और मसल सेल्स में है, तो उनको क्या करेगा कि इससे प्रोटीन बन जाए, है ना। दूसरा क्या है, लाइपोजिनेसिस की लिपिड बन जाए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से क्या बन जाए, लिपिड बन जाए, लाइपोलाइसिस ना हो, लिपिड टूटे ना, जिससे उससे ग्लूकोज ना बने लास्ट में। इसी तरह से ग्लूकोनियोजिनेसिस को इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है इसको, कीटोन बॉडीज़ के निर्माण में प्रेरित करता है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित करता है लीवर में और मसल्स में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ और दो फंक्शन दे रखे हैं इसके। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को संदमित करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन को टूटना, ये इसका उल्टा हो गया ना। ग्लाइकोजिनेसिस को तो प्रमोट कर रहा है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को संदमित कर रहा है, और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को प्रेरित करता है, यानी ग्लूकोज जो है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, उसका क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, और उससे ऊर्जा प्राप्त हो जाए, लेकिन ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए। तो इस तरह से जो है हमें केवल एक हमारे दिमाग में टारगेट रखना है, ग्लूकोज के लेवल को कम करना। और तीन ही केमिकल हैं घुमा फिरा कर, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, तो ये जो है ग्लाइकोजिनेसिस या ग्लूकोनियोजिनेसिस, या जो है क्या पढ़ा था हमने यहाँ पर, लाइपोलाइसिस। तो ये हमें इन तीन टर्म्स को करते हुए और इन्हीं को घुमा फिरा कर इन दोनों में अंतर बताना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और इजी पॉइंट हो गया इसका फंक्शन। अब हम लेते हैं तीसरा हार्मोन। पहले हम यहाँ पर ये ले लेते हैं कि मनुष्य में जो है ब्लड में मनुष्य के रक्त में नॉर्मल स्थिति में ब्लड प्लाज्मा में ऊर्जा के तत्कालीन उपयोग के लिए हमेशा जो ग्लूकोज उपस्थित होता है वो कितना होना चाहिए, 90 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml प्लाज्मा, यानी 100 ml प्लाज्मा में कितना ग्लूकोज होना चाहिए, 90 से 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। ठीक है, इतना नॉर्मल होना चाहिए जिससे उसको ऊर्जा मिलती रहे। अब हम लेते हैं इंसुलिन अगर ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाए या इंसुलिन अगर कम मात्रा में, ये रेशियो हमें याद रखना है, 100 ml प्लाज्मा में कितना ग्लूकोज होना चाहिए हेल्दी
ह्यूमन बीइंग में 90 से 100 मिलीग्राम। अब हम लेते हैं हाइपो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन से होने वाले प्रभाव और हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन से होने वाले प्रभाव। हाइपो सिक्रीशन यानी इंसुलिन यदि कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, इंसुलिन यदि कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, तो इंसुलिन यदि कम मात्रा में सिक्रीट होगा, इसका मतलब क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस होगा, यानी ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का क्या काम होता है, ब्लड में शुगर के लेवल को कम करना। अब इंसुलिन कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, यानी ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ रहा है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस यानी शुगर डिजीज़ होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, पर 100 मिलीग्राम पर 100 ml प्लाज्मा के में 120 से 300 मिलीग्राम ग्लूकोज पहुँच सकता है। ठीक है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना, डायबिटीज़ वाले कहते हैं कि जो है 300 आ रखा था ग्लूकोज का लेवल, या 500 आ रखा था, है ना, या 200 आ रखा था। तो होना कितना चाहिए, 90 से 100 मिलीग्राम होना चाहिए पर 100 ml प्लाज्मा में 90 से 100 मिलीग्राम होना चाहिए। लेकिन ये डायबिटीज़ मेलिटस में क्या हो जाता है, या हाइपरग्लाइसीमिया में क्या हो जाता है, 120 से ऊपर और 300 मिलीग्राम या इससे भी ऊपर कई बार जो है इसका लेवल पहुंच जाता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, अगर इंसुलिन सही मात्रा में सिक्रीट नहीं हो रहा है तो। क्योंकि इंसुलिन ही क्या कर रहा है, लेवल को कम कर रहा है, शुगर के लेवल को कम कर रहा है ब्लड में, है ना। तो दूसरा क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया। तीसरा क्या है, ग्लाइकोस्यूरिया, यानी ये दो शब्दों से मिला है, यूरिया यहाँ पर है यूरिन, तो ग्लाइकोस्यूरिया यानी मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा आएगी, यानी ग्लूकोज मूत्र के साथ उत्सर्जित होगा। डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं वो जहाँ पर मूत्र त्याग करके आते हैं तो वहाँ पर जो है चींटियाँ या इस तरह से जो है पीला निशान और चींटियाँ लग जाती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका जो मूत्र है उसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। तो ग्लूकोज मूत्र के साथ उत्सर्जित होना, इस रोग को क्या कहेंगे, ग्लाइकोस्यूरिया, यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा का होना। पॉलीयूरिया, बहुमूत्रन, बार बार जो है मूत्र जाना पड़ता है उनको, यूरिन पास होता है बार बार, फ्रीक्वेंट जो है यूरिनेशन होता है, पॉलीयूरिया होगा। पॉलीडिप्सिया, पॉली मतलब होता है बहुत, पॉलीडिप्सिया मतलब अब इतनी बार अगर टॉयलेट जाना पड़ रहा है तो प्यास अधिक लगेगी, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पानी शरीर से बाहर निकल रहा है तो पानी की डिमांड होगी बॉडी के द्वारा, तो पॉलीडिप्सिया यानी बार बार अधिक प्यास लगना। फिर है इससे पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया मतलब अत्यधिक भूख लगना। डायबिटिक के पेशेंट आप लोगों ने देखे होंगे, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उनको जो है कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो अत्यधिक भूख लगना, क्योंकि उनके जो ये है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इनको बार बार क्या लगता है, अत्यधिक भूख लगती है, पॉलीफेजिया। कीटोयूरिया, यहाँ भी यूरिया यहाँ पर क्या है, यूरिन से संबंधित है, तो यूरिन के साथ कीटोन बॉडीज़ उत्सर्जित होते हैं, यूरिन के साथ टॉक्सिन कीटोन बॉडीज़ का उत्सर्जित होना। तो ये नाम किससे संबंधित हैं सारे, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, यानी अगर शरीर के अंदर पैनक्रियाज जो है उसके जो बीटा सेल है ये इंसुलिन सही मात्रा में सिक्रीट नहीं कर रहे हैं तो कौन कौन से डिजीज़ होंगी, डायबिटीज़ मेलिटस यानी शुगर डिजीज़, हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, होना चाहिए 90 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml प्लाज्मा में, लेकिन ये बढ़ करके 120 से 300 मिलीग्राम तक हो जाता है। ग्लाइकोस्यूरिया यानी मूत्र के साथ ग्लूकोज का त्याग करना, पॉलीस्यूरिया यानी बार बार मूत्र आना, पॉलीडिप्सिया यानी अधिक प्यास लगना, पॉलीफेगिया यानी अधिक भूख लगना, कीटोन्यूरिया यानी कि यूरिन के साथ टॉक्सिक कीटोन बॉडीज़ का उत्सर्जन करना। ठीक है, इसके बाद में यहाँ देखो, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं कई बार आप लोगों ने देखा होगा उनकी आँखें, जब डायबिटीज़ का लेवल हाई हो जाता है यानी शुगर लेवल हाई हो जाता है तो आँखें जो हैं इसमें एक ड्राइनेस आ जाती है और आँखों से जो है साफ दिखना या स्पष्ट दिखना भी नहीं होता उनमें। ठीक है, और किडनी पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि किडनी का काम क्या है कि यूरिन फॉर्मेशन का काम है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ रहा है तो किडनी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है,
इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है? डायबिटीज़ मेलिटस के उपचार के लिए इंसुलिन के हार्मोन दिए जाते हैं। इंसुलिन के हार्मोन इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, खुद डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं वो इंजेक्शन लगा लेते हैं इंसुलिन के, अपने कहाँ, बेली वाले पार्ट पर या अपने हाथ वाले पार्ट पर लगाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि गोली क्यों नहीं खा लेते इंसुलिन की? अब अगर गोली के रूप में खाएंगे या लिक्विड के रूप में अगर माउथ से लेंगे, यानी ओरल अगर लेते हैं, तो ओरल जो चीज़ लेते हैं वो कहाँ जाती है? हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाती है। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो एंजाइम है वो, इंसुलिन एक प्रोटीन है, तो वो उसको प्रोटीन समझ करके, उस प्रोटीन समझ क्या लेंगे, है ही प्रोटीन, तो वो प्रोटीन मान करके उसका क्या कर लेंगे, प्रोटीन का डाइजेशन कर देंगे और उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। यानी उसका मकसद जो था कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना है, वो तो पूरा नहीं होगा। तो यही कारण है कि इंसुलिन का जो हार्मोन है, इसके इंजेक्शन सीधा ब्लड में पहुंचाया जाता है ताकि यह अपना फंक्शन जो है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना, वो कर सके। और ओरल रूप से इसको नहीं लिया जाता है, ओरल रूप से इसको नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर, अगर हाइपर सिक्रीशन हो, किसका? इंसुलिन का। यानी इंसुलिन अगर ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होगा तो क्या होगा? अगर इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होगा तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि इसका काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। तो अब ये ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहा है तो ज़्यादा ही कम कर देगा। तो जो कितना होना चाहिए, 90 से 100 मिलीग्राम होना चाहिए ना पर 100 ml प्लाज्मा, तो ये क्या कर देगा? अगर ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट कर रहा है तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज़ कर दिया, ये एरो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी डिक्रीज़ कर दिया, हाइपोग्लाइसीमिया। और कभी कभी तो ये लेवल कितना पहुंच सकता है? 20 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml प्लाज्मा पहुंच सकता है। अब ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल इतना कम हो जाएगा तो व्यक्ति को, जो बताया था कि नॉर्मल व्यक्ति है, उसके पर 100 ml प्लाज्मा में 90 से 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए, तभी वो जो है स्वस्थ रूप से खड़ा रह पाएगा या अपना कार्य कर पाएगा, क्योंकि ग्लूकोज से ऊर्जा मिल रही है। लेकिन हाइपर सिक्रीशन से क्या हुआ? इसका लेवल एकदम कम हो जाएगा, ब्लड में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा? एकदम से कमजोरी का एहसास होगा। ठीक है, तो शरीर की कोशिकाएं ब्लड में से ग्लूकोज को निकाल लेती हैं। क्या कर लेती हैं? अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है इंसुलिन का तो ब्लड में से ग्लूकोज को निकाल लेंगी। ठीक है, यानी ब्लड में से ग्लूकोज के लेवल को और ज़्यादा कम कर लेती हैं। और इसका परिणाम क्या होगा? नर्वस सिस्टम, आइस का रेटिना, जर्मिनल लेयर, इनको ग्लूकोज की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज था वो शरीर के सभी भागों में पहुंच रहा है और जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ वहाँ वो जो है पहुँचाया जा रहा है। अब कोशिकाएं क्या कर रही हैं? ब्लड में से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ब्लड में से ग्लूकोज को क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, तो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहा है तो ब्लड में से ग्लूकोज के लेवल को क्या कर दिया? इसने कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया, तो जिससे नर्वस सिस्टम है, आई का रेटिना वाला पार्ट है या तो जर्मिनल लेयर है, तो उनको ग्लूकोज की पूर्ति नहीं होगी। तो ग्लूकोज की पूर्ति नहीं होने से क्या होगा? नर्वस सिस्टम सही तरह से काम नहीं करेगा, आई का रेटिना सही तरह से काम नहीं करेगा, यानी इमेज नहीं बनेगी सही तरह से, है ना, तो आई साइट पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो इससे जनन क्षमता, जर्मिनल लेयर पर प्रभाव पड़ रहा है तो जनन क्षमता में भी कमी आएगी। तो जनन क्षमता और आई साइट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। जनन क्षमता भी कम होगी, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है वहाँ जो ब्लड के द्वारा पहुँचना चाहिए था वो पहुँच ही नहीं रहा है, तो वहाँ नहीं पहुँच रहा है, तो जो उसकी जो भी डिवीज़न आगे है, मियोटिक डिवीज़न होनी है, जो नॉर्मल या जो हार्मोन उनको सिक्रीट करने हैं वो सही तरह से सिक्रीट ही नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से रेटिना वाला जो पार्ट है वहाँ पर ग्लूकोज नहीं पहुँच रहा है जितना पर्याप्त पहुँचना चाहिए, तो आई साइट में प्रभाव पड़ेगा, तो एडवर्स इफेक्ट होगा। और अगर नर्वस सिस्टम में जितना ग्लूकोज पहुँचना चाहिए ब्लड के द्वारा वो नहीं पहुँच रहा है, तो क्या हो सकता है? व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि सेंसेस जो है वो काम करना बंद कर देंगी। जितना अमाउंट होना चाहिए 90 से 100 मिलीग्राम होना चाहिए, है ना, तो वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो नर्वस सिस्टम भी सही तरह से काम नहीं करेगा और व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। और अगर लंबे समय तक हाइपर सिक्रीशन होता रहे इंसुलिन का तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज
एनर्जी का सोर्स है, और अगर वही सीधा 20 से 30 मिलीग्राम पहुंच जाता है पर 100 ml प्लाज्मा में, तो एनर्जी का सोर्स ही ख़त्म हो गया या कम हो गया, इतना डिक्रीज़ हो गया कि व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। अब ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन का ग्रोथ पर भी प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। इनडायरेक्ट इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, ग्रोथ पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी सही तरह से ग्रोथ नहीं होगी। अब हम लेते हैं अल्फ़ा बीटा हार्मोन, अल्फ़ा बीटा सेल्स द्वारा सिक्रीट हार्मोन यानी ग्लूकागॉन और इंसुलिन की स्टडी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लेते हैं अल्फ़ा बीटा के बाद क्या है, डेल्टा या गामा सेल्स। डेल्टा या गामा सेल्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टेनिन हार्मोन। सोमैटोस्टेनिन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सोमैटो को हम ले लेते हैं सोमैटिक सेल्स यानी कोशिकाई कोशिकाएं, और स्टेनिन का मतलब होता है रोकना, इनहिबिट करना, ठीक है। तो सोमैटोस्टेनिन जो है ये हार्मोन का केमिकल नेचर क्या है, पॉलीपेप्टाइड है ये, और यह रेगुलेट करता है इंसुलिन और ग्लूकागोन के सिक्रीशन को, यानी प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकागोन सिक्रीट होता रहे और प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन सिक्रीट होता रहे। एक तो इसका ये काम है। दूसरा इसका क्या काम है, पचे हुए भोजन के अवशोषण व स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है, यानी जो भोजन पच चुका है उसका एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन का जो पीरियड है उस पीरियड को बढ़ाता है सोमैटोस्टेनिन। अब ये तो इसका नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि सोमैटोट्रोपिन और सोमैटोस्टेनिन में क्या अंतर है। अब सोमैटोट्रोपिन जो है ये ग्रोथ हार्मोन है, ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। तो ये ग्रोथ हार्मोन तो क्या करता है, ग्रोथ को रेगुलेट करता है, यानी बोन्स का संरचना में बढ़ना, मसल्स का बढ़ना, नई सेल्स का बनना, ये तो क्या काम है, ग्रोथ हार्मोन का काम है ना, प्रॉपर ग्रोथ करवाना। जबकि सोमैटोस्टेनिन जो है ये ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन है। क्या है ये, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। तो कभी कभी जो है ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोमैटोट्रोपिन एंड सोमैटोस्टेनिन, ठीक है। तो सोमैटोट्रोपिन तो क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, जबकि सोमैटोस्टेनिन जो है ये ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन है। अब हम यहाँ पर लेते हैं प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेन एंड पेनक्रियाज। सोमैटोस्टेनिन एक तो पेनक्रियाज की आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की कौन सी कोशिकाएं कर रही हैं इसको सीक्रेट, गामा या डेल्टा कोशिकाएं, और ब्रेन वाला भाग भी कुछ मात्रा में क्या सिक्रीट करता है, सोमैटोस्टेनिन हार्मोन सिक्रीट करता है, और यह इनहिबिट करते हैं सिक्रीशन ऑफ सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन किसके द्वारा सिक्रीट होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। सोमैटोट्रोपिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड इनहिबिट्स इंसुलिन प्रोडक्शन बाय द पेनक्रियाज। तो इनका क्या कार्य है, सोमैटोस्टेनिन का कार्य। सोमैटोस्टेनिन का क्या कार्य बताया मैंने, ये इनहिबिटरी हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन है, जबकि सोमैटोट्रोपिन जो है यह ग्रोथ हार्मोन है। अब हम लेते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सोमैटोस्टेनिन। प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन एंड ऑल्सो स्टॉप्स unnatural rapid reproduction of cells such as those that may cause in tumor. Prevents the production of the hormones. जो बाकी जो हार्मोन हैं उनके प्रोडक्शन को प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है। जिस समय उसकी आवश्यकता नहीं है या कम मात्रा में सिक्रीट चाहिए तो उसको क्या करता है, ये रोकता है। और कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रैपिड ग्रोथ करके क्या कर सकती हैं, अननेचुरल रैपिड ग्रोथ करके ट्यूमर क्रिएट कर सकती हैं, तो उनको भी क्या कर रहा है, ये रोकता है। तो प्रिवेंट करता है, बचाता है किसको, प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स एंड स्टॉप्स अननेचुरल रैपिड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल्स। अप्राकृतिक रूप से यदि सेल्स रिप्रोड्यूस करने लग जाएं, संख्या में बढ़ने लग जाएं, तो उसको भी कम करने का कार्य है सोमैटोस्टेनिन का। दूसरा क्या कार्य है इसका प्राइमरी फंक्शन, द हार्मोन ऑल्सो एक्ट्स एज न्यूरोट्रांसमीटर। यह हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर का तरह भी कार्य कर रहा है, यानी एक नर्व से दूसरे नर्व में सूचना जो पहुंच रही है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा पहुंच रही है। तो सोमैटोट्रोपिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी कार्य कर रहा है। और तीसरा क्या फंक्शन है इसका प्राइमरी, हैज़ ए रोल इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक।
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी इसका जो है इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। तो ये हो गया किसके बारे में, सोमैटोस्टेनिन। अगर हमें पूरी पैनक्रियाज के बारे में या आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बारे में बताना है, एग्जाम में पूछा है, तो हम केवल इतना ही बताएंगे कि सोमैटोस्टेनिन जो है ये पॉलीपेप्टाइड नेचर का होता है, ये रेगुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, और यह है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन के पीरियड को बढ़ाता है। ठीक है, तब हम केवल इतना बताएंगे। यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है सोमैटोट्रोपिन और सोमैटोस्टेनिन में क्या अंतर है, तो हम इसके बारे में बताएंगे कि सोमैटोट्रोपिन तो ग्रोथ हार्मोन है, जबकि सोमैटोस्टेनिन ग्रोथ इनिबिटरी हार्मोन है, और हम इसके आगे इसका फंक्शन बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर डायबिटीज़ जो शब्द आया है, डायबिटीज़ जो शब्द आया है इसमें डायबिटीज़ मेलिटस, तो डायबिटीज़ मेलिटस तो किस कारण से हो रहा है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ रहा है। और ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इंसुलिन कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है। तो यदि इंसुलिन कम मात्रा में सिक्रीट होगा तो डायबिटीज़ मेलिटस होगा, है ना। लेकिन एक और डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है इसका डायबिटीज़ मेलिटस से कोई रिलेशन नहीं है। अब मैं इस इंसिपिडस को यहाँ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के पिछले जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस से संबंधित प्रश्न आया है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि केवल आप डायबिटीज़ देखो और सीधा लिख दो कि इट इज़ रिलेटेड बाय इंसुलिन हार्मोन, है ना। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पॉइंट को डिस्कस किया है। यहाँ पर इंसिपिडस और मेलिटस में अंतर है। अब पहले हम लेते हैं अंतर क्या है। पहला क्या है, नॉट रिलेटेड टू वन अनदर, एक दूसरे से इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरा, सिम्टम्स हालांकि इनके कुछ सिमिलर हैं, सेम नहीं है, सिमिलर है। और वो सिम्टम क्या है, फ्रीक्वेंट एंड एक्सेस यूरिनेशन, यानी बार बार और अधिक मात्रा में मूत्र का आना, ये सिम्टम है इसके। लेकिन जो यूरिन आ रहा है उसके केमिकल नेचर में डिफरेंस है, उसके केमिकल नेचर में डिफरेंस है। यहाँ देखो, इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस। टेस्टलेस यानी यहाँ पर जो यूरिन है उसका जब केमिकल नेचर जांचा जाता है तो वो न्यूट्रल होता है, ब्लैंड और न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसके अंदर पानी की मात्रा अधिक है, इसके अंदर ग्लूकोज नहीं है, इसके अंदर कीटो बॉडीज़ नहीं है, इसके अंदर क्या है, पानी की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो कहाँ पढ़ा हमने, हाइपोथैलेमस के नर्व सेल्स में बनता है, लेकिन कौन सी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट है, वहाँ स्टोर रहता है। और वहाँ से फिर आगे जो है पहुँचाया जाता है किडनी तक, और किडनी जो है उसके अनुसार यानी वैसोप्रेसिन हार्मोन के अनुसार कार्य करती है या नियंत्रित करती है। यानी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा का नियंत्रण करना वैसोप्रेसिन का कार्य है, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, है ना। तो जो इंसिपिडस, जो डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है, यह शब्द बना है इंसिपिड यानी टेस्टलेस, यानी यह किस कारण से होगा, वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण से होगा। अब कैसे कैसे हो सकता है, या तो हाइपोथैलेमस की नर्व सेल वैसोप्रेसिन हार्मोन कम मात्रा में बना रही हैं, एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो स्टोर है वैसोप्रेसिन, वो सही तरह से आगे किडनी तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है, वैसोप्रेसिन पहुंच तो रहा है किडनी तक, लेकिन किडनी की ट्यूब्यूल्स उसके अनुसार रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं। तो तीन कारण हो गए, पर तीनों का संबंध किससे है कुल मिलाकर के, कि वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है उसके अनुसार क्या नहीं हो रहा है, जो किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन, वो सही तरह से कार्य नहीं कर रही है। और सही तरह से कार्य मतलब क्या है, जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ताकि अधिक मात्रा में जो है पानी बाहर यूरिन के फॉर्म में ना जाए, तो वो रीअब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हमारा प्रश्न आता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो हमें कौन सा हार्मोन याद रखना है, वैसोप्रेसिन हार्मोन याद रखना है। और यदि प्रश्न आता है डायबिटीज़, कौन सा बताया था, मेलिटस, तो ये है शुगर का रोग, यानी कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, तो हमें इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलिटस में।
फिर हम लेते हैं मैलेटस। मैलेटस में क्या होता है, जो यूरिन होता है बार बार आएगा, ज़्यादा मात्रा में यूरिन पास होता है, लेकिन यूरिन का केमिकल नेचर कैसा होता है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा है, शुगर की मात्रा है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें evaluate blood sugar promotes the production of large volume of urine to help remove the excess sugar from the body। यानी जो ब्लड है उसमें शुगर का लेवल जो है वो क्या हो गया, हाई हो गया। तो ऐसे में क्या है, यूरिन बार बार पास होता है और यूरिन के साथ शुगर की मात्रा भी बाहर आती है। फिर यहाँ अंतर क्या बताया मैंने, इंसिपिडस। इंसिपिडस जो है ये नेफ्रॉनिक डिजीज़ है। नेफ्रॉनिक डिजीज़ क्यों, क्योंकि नेफ्रॉन सही तरह से कार्य नहीं कर रहा है। नेफ्रॉन्स जो है किडनी के, वो फेल्स टू रीएब्जॉर्ब फिल्टर्ड वाटर बैक इनटू द बॉडी। वो जो फिल्टर वाटर है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जो फिल्टर हुआ है वाटर, उसको रीएब्जॉर्ब सही तरह से नहीं कर पा रही है। और सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, यानी इसमें क्या है, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन प्रॉपर अमाउंट में, नॉट मेड इन सफिशिएंट अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट में बने ही नहीं है। जैसे मैंने बताया, या तो जो क्या है हाइपो, ये प्रॉपर अमाउंट में बना ही नहीं है वैसोप्रेसिन हार्मोन, या अगर बन भी गया है तो इसके अनुसार नेफ्रॉन कार्य नहीं कर। यहाँ देखो दो नाम दिए गए हैं, नेफ्रोजेनिक डिजीज़ और दूसरा सेंट्रल डायबिटिक, है ना। तो सेंट्रल डायबिटीज़ में तो क्या है, वैसोप्रेसिन का निर्माण ही प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो रहा है, वैसोप्रेसिन का निर्माण प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो रहा है। और नेफ्रोजेनिक में क्या हो रहा है, नेफ्रॉन सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है वैसोप्रेसिन हार्मोन के अनुसार। यहाँ देखो सेंट्रल डायबिटीज़ अगर होता है, सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस अगर होता है, तो यानी कि एडीएच हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में बन नहीं रहा है, तो इसका इलाज क्या है, बाहर से मैन मेड हार्मोन जिसका नाम है डेस्मोप्रेसिन हार्मोन। यह है ओरल के द्वारा, टैबलेट के, ओरल यानी माउथ के द्वारा, टैबलेट से या नेसल स्प्रे या इंजेक्शन के द्वारा पेशेंट को दिया जा सकता है। और कुछ हद तक जो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस है, इसका ट्रीटमेंट जो है डेस्मोप्रेसिन हार्मोन बाहर से दे करके इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ इसी चीज़ का वापस बता रखा है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में, और ये हाईलाइट किया है डेस्मोप्रेसिन जो दवाई के रूप में दे करके इसको नियंत्रित किया जा सकता है इस डिज़ीज़ को। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप आराम से जो है इससे रिलेटेड जो भी छोटे बड़े क्वेश्चन आएंगे उनको पूरा कर पाओगे। थैंक यू।